हेलो एवरीवन। आज हम एक इंफॉर्मेटिव आर्टिकल पढ़ेंगे 6 टिप्स टू मास्टर वोकैबुलरी। अपनी वोकैबुलरी को हम किस तरीके से उसमें महारत हासिल कर सकते हैं। तो एक तो हम टिप्स के बारे में तो पढ़ेंगे, साथ ही न्यू वोकैबुलरी वर्ड्स, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी आपकी एनहेंस होगी। आइए शुरू करते हैं। एट सम पॉइंट every learner realizes realizes that memorizing memorizing words is easy। किसी ना किसी पॉइंट पर हर एक सीखने वाला उसको एहसास होता है, वो रियलाइज करता है कि याद करना मेमोरी से बना हुआ है। ये मेमोरी का मतलब क्या होता है? याद। और मेमोराइजिंग ये वर्ब फॉर्म हो गया कि याद करना शब्दों को इजी है, बट रिमेम्बरिंग एंड यूजिंग देम करेक्टली इज द रियल चैलेंज। लेकिन असली चुनौती क्या है? उनको समय पर याद करना, मतलब रिकॉल करना। रिमेम्बरिंग, अपनी मेमोरी में उसको वापस लेकर आना, रिकॉल करना और सही ढंग से यूज करना, ये है असली चैलेंज। क्योंकि वर्ड्स हमको सही टाइम पर याद ही नहीं आते जो हमने मेमोराइज किए हुए भी हैं। Many learners feel frustrated because they forget new words quickly। बहुत सारे लर्नर्स जो हैं वो हताश, निराश और गुस्सा, एंग्री हो जाते हैं, क्योंकि नए नए वर्ड्स जो उन्होंने सीखे हैं वो जल्दी से ही वो भूल जाते हैं, फॉरगेट, भूल जाते हैं। बट दिस यूजुअली हैपन्स, लेकिन ये आम तौर पर होता है when words are learned without proper understanding। जब हम वर्ड्स को याद करते हैं उनको बिना प्रॉपर तरीके से, सही ढंग से समझे हुए। when learners follow the right methods, और जब कोई भी सीखने वाला सही मेथड, सही तरीके सीख लेता है, उसको फॉलो करता है, vocabulary learning becomes easier एंड मोर इफेक्टिव। तो शब्दों को लर्न करना और उनको रिकॉल भी करना और भी आसान हो जाता है और भी ज्यादा प्रभावशाली भी हो जाता है। यहाँ ईजियर है, ये कंपैरेटिव डिग्री है इजी एडजेक्टिव की। इजी, इजियर, इजीएस्ट। तो इजीएस्ट ईएसटी फॉर्म ये हो गई सुपरलेटिव डिग्री, ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री। दो चीजों का जब कंपैरिजन होता है, और जो मोर है वो भी कंपैरेटिव है, ये होता है इसका पॉजिटिव डिग्री। मच फिर होता है मोर, कंपैरिजन करना हो, और मोस्ट होता है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों एक ही तरीके से यूज किए गए हैं। इजियर, मोर इफेक्टिव, तो और भी आसान हो जाता है और ज्यादा प्रभावशाली भी हो जाता है अगर हम सही तरीके से वोकैबुलरी को लर्न करें। तो अब टिप्स शुरू करते हैं। द फर्स्ट टिप इज लर्न वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट, नॉट इन आइसोलेशन। जो भी आप नए वर्ड सीखते हो उसको किसी कॉन्टेक्स्ट या सिचुएशन या बैकग्राउंड में सीखो, संदर्भ में सीखो, अकेले नहीं। आइसोलेशन का मतलब हुआ सेपरेटली या अलोन। ऐसे नहीं कि वर्ड की लिस्ट कर दी, बना दी और उसको हम अकेले याद करें, उसका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता हमको। लर्निंग वर्ड्स इन कॉन्टेक्स्ट मीन्स अंडरस्टैंडिंग अ वर्ड थ्रू द सेंटेंस और सिचुएशन इन विच इट अपीयर्स। तो नए नए वर्ड सीखना जब हम संदर्भ में, कि ये कौन सी जगह पे यूज किया गया है, तो इसका मतलब है कि हम समझ रहे हैं वर्ड को सेंटेंस के थ्रू और सिचुएशन के थ्रू, किस स्थिति में उसको हम यूज कर रहे हैं जिसमें वो आया है। रादर देन मेमोराइजिंग अ स्टैंड अलोन मीनिंग, बजाय इसके कि हम रट ले, याद कर ले एक वर्ड को स्टैंड अलोन मीन्स सेपरेट तरीके से। स्टैंड अलोन क्या हो गया कि मतलब अलग तरीके से, इसका मतलब भी आइसोलेशन हो गया, इसका सिनोनिम हो गया कि अलग तरीके से हमने सिर्फ वर्ड यूज किया, लर्न कर लिया और याद ही नहीं किया कि किस कॉन्टेक्स्ट में उसको यूज करते हैं। व्हेन अ वर्ड इज सीन इन एक्शन, इट्स सेंस, इट्स टोन एंड करेक्ट यूजेज बिकम्स क्लियरर एंड मोर नेचुरल। जब भी हम किसी वर्ड को एक्शन में, मतलब कि वो कहाँ यूज किया गया है, इस तरीके से हम देखते हैं, तो उसकी सेंस कि वो कैसे यूज किया जाता है, उसकी टोन और सही प्रकार का प्रयोग, ये सब हम सीख जाते हैं। ये और भी क्लियर, स्पष्ट हो जाता है हमारे माइंड में, और एक स्वाभाविक तरीके से उस वर्ड का मीनिंग भी क्लियर हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इंस्टेड ऑफ सिंपली लर्निंग दैट रेजिलियंट मीन्स स्ट्रॉन्ग, रीडिंग अ सेंटेंस लाइक, तो बजाय इसके कि हम एक वर्ड अलग से याद कर ले, रेजिलियंट, कॉन्टेक्स्ट समझा नहीं, तो अगर हम इस तरीके से सीखें, डेस्पाइट रिपीटेड फेलियर्स
शी रिमेन्ड रेजिलियंट एंड कंटिन्यूड हर एफर्ट्स, कि जो भी लगातार उसकी लाइफ में फेलियर्स आते गए उसके बावजूद भी वो स्ट्रांग रही, रेजिलियंट रही, मुश्किलों में टिकी रही और अपने एफर्ट्स, अपने प्रयास उसने जारी रखे। तो अगर हमने ऐसे सेंटेंस में ये वाला नया वर्ड पढ़ा रेजिलियंट, तो ये हमारी मेमोरी में देर तक बना रहेगा। इट शोज दैट द वर्ड रेफर्स टू इमोशनल स्ट्रेंथ। तो ये तो क्लियरली यहाँ पे बता रहा है कि ओके, अगर फेलियर्स आए तो और अगर कोई प्रयास करता रहे तो इसका मतलब कि वो इमोशनली स्ट्रांग है, भावनात्मक मजबूती बताता है। एंड परसिवियरेंस, और लगातार प्रयास करने की क्षमता इसके बारे में बताता है। परसिवियरेंस क्या हुआ? कंटिन्यूड एफर्ट्स विदाउट इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज, अगर परेशानियां भी आए फिर भी परसिवियर करते रहना, लगातार प्रयास करते रहना। विच मेक्स इट इजियर टू रिमेंबर एंड यूज एक्यूरेटली। तो अब ये बहुत आसान हो गया इसको याद रखना और सही तरीके से इसका यूज करना, ये भी हमको लर्न हो गया। तो हमको इस तरीके से लर्न करने हैं वर्ड्स। टिप नंबर 2 है रीड रेगुलरली एंड वाइडली। लगातार आपको रीड करना है, रोज रीड करना है, और वाइडली मतलब है अलग अलग वैरायटी की चीजें पढ़नी है। Regular reading is one of the most reliable ways to strengthen vocabulary because it exposes learners to words repeatedly and organically. लगातार पढ़ना ये एक तरीका है जो कि रिलायबल है, रिलाय से बना है। रिलाय का मतलब क्या होता है? किसी के ऊपर डिपेंड करना, मतलब भरोसेमंद तरीके जो हैं उनमें से एक रेगुलर रीडिंग भी है जो कि स्ट्रेंथन, मजबूत बनाता है हमारी वोकैबुलरी को। क्योंकि इट मतलब रेगुलर रीडिंग हमको एक्सपोज करता है या लर्नर्स को नए नए वर्ड से जो कि रिपीटेडली लगातार यूज किए जाते हैं एंड ऑर्गेनिकली, और इसका मतलब है नेचुरल तरीके से, स्वाभाविक तरीके से। ये एक एडवर्ब है। अब जैसे न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, essays एंड शॉर्ट स्टोरीज इंट्रोड्यूस वर्ड्स इन अ वेरीड कॉन्टेक्स्ट्स। जब हम ये अलग अलग टाइप की चीजें पढ़ते हैं, वाइड वैरायटी, कभी न्यूज़पेपर, कभी आर्टिकल्स, एसे या शॉर्ट स्टोरीज, तो हमको नए नए वर्ड्स में हमारा इंट्रोडक्शन होता है, इनसे नए वर्ड्स हमको सीखने के लिए मिलते हैं, वो भी अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। कॉन्टेक्स्ट कैसे होते हैं इसके? संदर्भ, वेरीड, अलग अलग। यहाँ पे एडजेक्टिव है ये वेरीड। तो वैरायटी आपने सुना होगा, वैरायटी भी इसी से बना है। वैरायटी मतलब अलग अलग टाइप्स, और वेरीड हो गया अलग अलग टाइप के संदर्भों में। अलोइंग मीनिंग्स टू डीपन ओवर टाइम, जिसकी वजह से हमको जो भी उसके मीनिंग्स हैं वो गहराई से हमारे मन में बस जाते हैं। ओवर टाइम मतलब समय के साथ। फॉर एग्जाम्पल, वेन लर्नर्स रिपीटेडली एनकाउंटर वर्ड्स सच एज अकाउंटेबिलिटी, स्क्रूटिनी, इम्प्लीमेंटेशन while रीडिंग एडिटोरियल्स, तो अब जब जो भी लर्नर है वो लगातार बार बार उसका सामना होता है, जैसे कि वर्ड्स है अकाउंटेबिलिटी, इसका मतलब हो गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदेही। फिर है स्क्रूटिनी, इसका मीनिंग होता है एग्जामिन करना, इंस्पेक्ट करना, गहरी जांच करना। और इम्प्लीमेंटेशन मतलब लागू करना, किसी चीज को एग्जीक्यूट करना। जब वो एडिटोरियल्स पढ़ता है तो नए नए ऐसे वर्ड्स जब उसको पढ़ने के लिए मिलते हैं, दे ग्रेजुअली अंडरस्टैंड नॉट ओनली देयर मीनिंग्स बट ऑल्सो द सिचुएशंस इन विच दीज वर्ड्स नेचुरली फिट। तो उसको समझ में आ जाता है केवल उनका मीनिंग नहीं, लेकिन वो सिचुएशन भी कि हम कैसे यूज करते हैं या कैसे यूज हुआ है वो एडिटोरियल आर्टिकल्स में, जिस तरीके से वो नेचुरली फिट हो जाते हैं वाले वर्ड्स उन कॉन्टेक्स्ट में, ये भी समझते हैं। विच बिल्ड्स बोथ कॉम्प्रिहेंशन एंड कॉन्फिडेंस, जिसकी वजह से जो लर्नर्स की समझने की पावर होती है, कॉम्प्रिहेंड करने की पावर होती है, वो बढ़ती है, कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। थर्ड टिप कैसे वोकैबुलरी बढ़ा सकते हो, वो है एक्टिवेट वोकैबुलरी थ्रू यूजेज। अपनी जो वोकैबुलरी है उसको काम में लेकर आओ, उसको यूज करके। वोकैबुलरी रिमेन्स पैसिव अनलेस इट इज एक्टिवली यूज्ड इन स्पीकिंग और राइटिंग। ये जो दो तरीके हैं ये हमारे आउटपुट के हैं।
मतलब कि जो हमने सीखा है वो फिर हम स्पीक करके उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं या लिख कर एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वोकैबुलरी तब तक पैसिव या इनएक्टिव रहती है, निष्क्रिय रहती है, जब तक कि हम उसको एक्टिव तरीके से या तो बोलकर या लिखकर उसको सामने न लेकर आए। Many learners hesitate to experiment with new words because they fear making mistakes. नए नए लर्नर्स हैं या बहुत सारे लर्नर्स हैं वो झिझकते हैं, हेजिटेट करते हैं, मतलब झिझकना, डाउट होना अपने ऊपर कि हम एक्सपेरिमेंट करें, नए नए वर्ड्स को यूज करके देखें, क्योंकि उनको क्या होता है, डर लगता है कि मेरे से गलती ना हो जाए। बट रियल इम्प्रूवमेंट बिगिंस, लेकिन जो असली विकास है, आगे बढ़ना है, सीखना है, वो तो तब शुरू होता है व्हेन दे टेक द प्लंज। ये एक इडियम है, टू टेक द प्लंज। प्लंज इसका मीनिंग होता है कि डेयर, टू डेयर, हिम्मत करना किसी चीज की, किसी चीज को अटेम्प्ट करके देखना, हिम्मत करके शुरुआत करना। सो रियल इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब आप डेयर, हिम्मत करोगे कोई नई चीज की शुरुआत करने की। एंड ट्राई, और फिर ट्राई भी करना, कोशिश करना। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर लर्निंग द वर्ड आर्टिक्यूलेट, using it in a sentence like she articulated her concerns clearly during the meeting। जैसे हमने न्यू वर्ड याद किया आर्टिकुलेट, और फिर हमने उसको सेंटेंस में भी पढ़ा कि उसने अपने कंसर्न्स, अपनी चिंताएं जो थी वो व्यक्त करी, दूसरों के आगे लाई वो मीटिंग के दौरान, क्लियरली, क्लियर तरीके से। तो इट हेल्प्स द वर्ड मूव फ्रॉम रिकग्निशन टू ओनरशिप। तो ये हेल्प करता है कि जो ये वर्ड हमने नया सीखा आर्टिक्यूलेट, वो हमने मूव किया, रिकग्नाइज मतलब हम पहचान गए ये कहाँ यूज होता है, तो अब उसको ओनरशिप में चेंज करना है। ओनरशिप हो गया कि अब हमारा कंट्रोल है इस वर्ड के ऊपर, क्योंकि हमको पूरी तरीके से समझ आ गया, समझ भी लिया और बोल के भी देख लिया। इवन इफ द इनिशियल यूजेज इज नॉट परफेक्ट, और जब आप इसको यूज करते हो कोई भी न्यू वर्ड सीख के, तो जरूरी नहीं है कि वो परफेक्ट तरीके से यूज कर लो, हो सकता है मिस्टेक्स भी हों। इनिशियल यूजेज, इनिशियल होता है शुरुआती, शुरुआत में यूजेज हो सकता है परफेक्ट ना हो, उसमें कुछ मिस्टेक्स भी हों, लेकिन फिर भी उसको यूज करके देखना है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टिप नंबर 4 है रिवाइज एंड रीयूज स्ट्रेटेजिकली। स्ट्रेटेजिकली रिवाइज करना है, दोहराना है, रीयूज करना है, फिर से बार बार यूज करना है, एक स्ट्रेटेजिक तरीके से, एक प्लानिंग के साथ। यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड की बात नहीं हो रही, जो हमने काफी सारे नए वर्ड सीखे पढ़ पढ़ के, उसकी बात हो रही है कि हमको रिवाइज और रीयूज करना है। किस तरीके से? लर्निंग टू मेनी वर्ड्स एट वंस कैन फील ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग, बहुत सारे वर्ड जब हम एक साथ लर्न कर लेते हैं तो हो सकता है वो स्ट्रेसफुल हो जाए हमारे लिए, हमारे ऊपर हावी हो जाए। ठीक है, तो ओवरवेलमिंग मतलब जो हमारे ऊपर हावी हो जाए, बोझ लगने लगे। एंड ऑफन लीड्स टू क्विक फॉरगेटिंग, तो जिसकी वजह से अक्सर ही जल्दी ही हम उन वर्ड्स को भूल जाते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा हो जाता है हमारे दिमाग के लिए। रिविजन एंड रीयूज अलाउ वर्ड्स टू सेटल इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। लेकिन अगर हम बार बार दोहराए, रिवाइज करें और उनको यूज भी करें अपने सेंटेंसेस में, तो इसकी वजह से वो वाले वर्ड्स बस जाते हैं हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी, हमारी याददाश्त जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है, लंबे समय के लिए होती है, उसमें बस जाते हैं और एक्टिव मेमोरी का हिस्सा भी बन जाते हैं। इंस्टेड ऑफ स्लिपिंग थ्रू द क्रैक्स, ये एक इडियम है, स्लिपिंग, टू स्लिप थ्रू द क्रैक्स, इसका मतलब है कि फॉरगेट मतलब भूल जाना या मिस कर देना। इंस्टेड ऑफ, बजाय इसके कि हम उनको भूल जाएं, वो हमारी मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म मेमोरी। अब तो हम जिंदगी भर उसको याद करके रख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के तौर पर, यूजिंग द वर्ड इनएविटेबल, इनएविटेबल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अगर हम एक वर्ड नया सीखा, इनएविटेबल, वैसे इसका मतलब होता है कि जो होकर ही रहेगा, इसको टाला नहीं जा सकता। ये वाला जो वर्ड है, इसको अलग अलग तरीके से हमने अलग अलग संदर्भों में यूज करना है। एज चेंज इज इनएविटेबल, मतलब जो चेंज है वो तो प्रकृति का नियम है, वो तो होकर ही रहेगा, इट इज इनएविटेबल। अब दूसरे तरीके से देखिए, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, विद पुअर प्लानिंग फेलियर बिकेम इनएविटेबल।
प्लानिंग ढंग से नहीं की गई थी, इसलिए जो असफलता थी वो तो होनी ही थी। तो ये हमने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज करके देखा। रीइंफोर्सेस, रीइंफोर्सेस मतलब स्ट्रॉन्ग बनाता है, और भी मजबूत बनाता है, उसका मीनिंग हमको याद रहता है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मेकिंग रिकॉल इजियर ड्यूरिंग रियल कम्युनिकेशन। मतलब एक ही वर्ड को हम अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, तो फ्लेक्सिबल तरीके से उसको यूज करना, उसका मीनिंग और भी स्ट्रॉन्ग बनाना हमारी मेमोरी में। तो मेकिंग रिकॉल इजियर, और जब उसको रिकॉल करना है अपने दिमाग में, हमको सोचना है कि वो कौन सा वर्ड था जो इस सिचुएशन में यूज होता है, तो रिकॉल भी हम आसानी से कर सकते हैं। रियल कम्युनिकेशन, जब हम किसी के साथ बातचीत कर रहे हों, अगर इस तरीके से अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में हमको पता हो कैसे वर्ड्स को यूज करना है और किस तरीके से वो जब हम पढ़ रहे हैं तो उस टाइम किस अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में वो वाला वर्ड यूज किया गया, इसीलिए रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। टिप नंबर 5 इज अंडरस्टैंड वर्ड्स रूट्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है कि वर्ड्स का जो रूट वर्ड्स होते हैं उनको याद करना, और प्रीफिक्स क्या होते हैं, सफिक्स क्या होते हैं, अभी हम एग्जाम्पल से इसको पूरे तरीके से समझेंगे। ब्रेकिंग वर्ड्स इनटू रूट्स, prefixes and suffixes empowers learners to infer meanings independently। तो अगर हम इस तरीके से वर्ड्स को याद करते हैं कि अच्छा ये वाले एक ही रूट वर्ड्स हैं, एक ही रूट से बने हैं, ये एक ही प्रीफिक्स, जैसे कि प्रीफिक्स अन हो गया, इन हो गया, ये इन प्रीफिक्स से बने हैं, और सफिक्सेस लास्ट में जुड़ता है ये वर्ड्स के, उसका मीनिंग चेंज करता है, एबल या TION, ये हो गए इनके सफिक्सेस। तो इससे लर्नर्स और भी सशक्त बनते हैं कि वो इन्फर करे, गेस करे उनके मीनिंग अलग अलग तरीकों से। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि ये है पोर्ट, पोर्ट का मीनिंग क्या होता है, टू कैरी, ये रूट वर्ड है कैरी। अब इसी से मिला के कितने सारे वर्ड्स बने हुए हैं, जैसे कि इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट। तो ये सब का मतलब, अगर आपको पोर्ट रूट वर्ड पता है कि इसका मतलब होता है कि ओके ले जाना, तो आपको इजीली गेस करना आ जाएगा, ओके इसका मीनिंग इस वर्ड से रिलेटेड है, कि मतलब ले जाना इधर से उधर। दिस अप्रोच रिड्यूसेस कांस्टेंट डिक्शनरी डिपेंडेंस। तो बार बार डिक्शनरी खोल के देखना, उसके ऊपर निर्भर करना, ये जो है रिड्यूस हो जाता है, कम कर देता है, अगर आपको इनकी जानकारी हो, रूट वर्ड्स की, प्रीफिक्सेस की और सफिक्सेस की। एंड इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस वाइल रीडिंग, और पढ़ते समय आपका आत्मविश्वास भी और भी बढ़ता है कि मुझे तो काफी कुछ समझ में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वेन एनकाउंटरिंग द वर्ड अनप्रिडिक्टेबल, अनप्रिडिक्टेबल, तो अगर आपको ये वाले वर्ड से आमना सामना होता है, अनप्रिडिक्टेबल कि मतलब जिसको प्रिडिक्ट न किया जा सके, अनुमान न लगाया जा सके। अंडरस्टैंडिंग दैट अन मीन्स नॉट, तो ये तो हो गया हमारा प्रीफिक्स, पहले जो लगता है वर्ड में वो होता है प्रीफिक्स। अन का मतलब हो गया नॉट। प्रिडिक्ट होता है कि आगे फ्यूचर को लेके कोई चीज का पता लगाना, गेस करना। और एबल रेफर्स टू केपेबिलिटी, जो ये लास्ट में क्या लगा हुआ है, ये सफिक्स, एबल मतलब केपेबल, एबल, प्रिडिक्टेबल, ये होता है केपेबिलिटी, क्षमता। अलाउज द लर्नर टू लॉजिकली इन्फर द मीनिंग इवन विदाउट प्रायर एक्सपोजर। मतलब पहले आपका एक्सपोजर, आपने ये वाला वर्ड कभी भी नहीं पढ़ा, लेकिन अगर आपको ये पता है कि अन मतलब कि नॉट नेगेटिव मीनिंग होता है, एबल होता है कि सक्षम होना, और प्रेडिक्ट होता है अनुमान लगाना, तो इसका आप कुछ ना कुछ गेस करके लॉजिकल मीनिंग क्रिएट कर लोगे, मीनिंग इन्फर कर सकते हो। प्रायर मतलब पहले आपका एक्सपोजर नहीं हुआ है इस वर्ड से, फिर भी आप गेस कर सकते हो, तो ये भी ध्यान देना है। और जो टिप नंबर 6 है, कनेक्ट वर्ड्स टू पर्सनल एक्सपीरियंस। अगर आप डिफिकल्ट वर्ड्स का कनेक्शन कुछ अपने खुद के साथ हुए एक्सपीरियंस के साथ जोड़ लोगे, तो भी वर्ड्स देर तक याद रहते हैं। किस तरीके से? वर्ड्स कनेक्टेड टू पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इमोशंस और डेली लाइफ become far more memorable than abstract definitions। कोई भी नए वर्ड सीखते हो, उसको अपने साथ हुए कुछ एक्सपीरियंस या कोई भी इमोशन, आपकी भावनाएं या डेली लाइफ से अगर उसको जोड़ लेते हो, तो वाले वर्ड्स
याद रहने वाले बन जाते हैं, देर तक याद रहते हैं, बजाय इसके कि कोई ऐसे ही एब्स्ट्रैक्ट जो कि अनक्लियर है या थियोरेटिकल है, काल्पनिक है, ऐसी डेफिनेशन से अच्छा है कि उसको किसी एक्सपीरियंस के साथ जोड़ो। व्हेन वोकैबुलरी इज इमोशनली एंकर्ड इट स्टेज लॉन्गर इन मेमोरी। कोई भी वोकैबुलरी जब आप सीखते हो उसको अपनी भावनाओं से जोड़ो, एंकर करना मतलब जोड़ना इमोशनली, भावनात्मक तरीके से, तो आपकी मेमोरी में देर तक टिकी रहती है। इंस्टेंस मतलब कि एग्जाम्पल से समझते हैं। यूजिंग द वर्ड nostalgic in a sentence like I felt nostalgic while listening to songs from my childhood। मतलब कि मैं भावनाओं में बह गया। नॉस्टैल्जिक का वैसे मतलब होता है कि पास्ट में हुई बीती बातों को लेकर जब आप थोड़े से इमोशनल हो जाते हो, सेंटिमेंटल हो जाते हो, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिक। ये एडजेक्टिव है। मैं नॉस्टैल्जिक हो गया, बीती बातों को याद करके, पुरानी बातों को थोड़ा सा इमोशनल हो गया जब मैंने सॉन्ग सुने अपने बचपन के, तो बचपन की याद आ गई और मैं थोड़ा इमोशनल हो गया। तो ये आपने इस तरीके से इस वर्ड को समझा। टाइज द वर्ड टू अ रियल फीलिंग। तो इससे आपने क्या कर दिया, नॉस्टैल्जिक वर्ड आपने याद करने के लिए चाइल्डहुड के साथ जोड़ दिया। चाइल्डहुड जैसे ही याद आता है तो ओके नॉस्टैल्जिया होता है, मुझे इमोशनल हो जाता हूँ। मेकिंग इट easier टू रिकॉल एंड यूज नेचुरली इन फ्यूचर कॉन्वर्सेशंस। तो ये बन जाता है आपके लिए इजी रिकॉल करना, अपनी एक्टिव मेमोरी में लेकर आना जब आप बोल रहे होते हो, और स्वाभाविक तरीके से आगे वाली कॉन्वर्सेशन जो आप करोगे उसमें भी यूज कर सकते हो। बचपन याद किया, नॉस्टैल्जिक, नॉस्टैल्जिया, ये सब आपको याद आने लग गए जो आपको इमोशनल कर देते हैं। इन एसेंस, अब ये जो हमने सब पढ़े 6 पॉइंट्स, इसको कंक्लूड करें सार में। मास्टरिंग वोकैबुलरी इज अ लॉन्ग गेम। तो ये जल्दी में तो हो नहीं सकता, ये एक लंबी प्रोसेस है दैट डिमांड्स पेशेंस। लॉन्ग गेम वैसे तो ये एक फ्रेज होता है, इसका मतलब हो गया ग्रेजुअल, धीरे धीरे, एक ग्रेजुअल यात्रा है, ठीक है, धीरे धीरे ये आपकी पूरी होगी। ये डिमांड करती है आपसे, मांगती है पेशेंस, आपका धैर्य, कंसिस्टेंसी होता है कि रेगुलरिटी, स्टेडीनेस, मतलब लगातार आपको ये वाले मेहनत तो करती रहनी है सीखने के लिए। एंड कॉन्शियस प्रैक्टिस, ऐसी प्रैक्टिस जो कि सक्रिय और सजग होकर आप करो। माइंडफुल प्रैक्टिस मतलब आपको हमेशा ये याद रखना है कि मुझे ये वाला वर्ड किस तरीके से देर तक याद रह सकता है, तो कॉन्शियस प्रैक्टिस भी करनी है। When learners combine contextual learning, regular reading, active usage, revision, word analysis, and personal connection, vocabulary gradually transforms into a powerful and confident tool for expression। अब हमने ये सारे के सारे जो 6 पॉइंट सीखे उन्हीं को यहाँ पे कंक्लूड कर दिया। कॉन्टेक्स्ट में सीखनी है वोकैबुलरी, जब ये सारा कंबाइन होता है कि कॉन्टेक्स्ट में वर्ड्स को सीखना, रेगुलर रीडिंग करते रहना, वेराइटी ऑफ बुक्स पढ़ना, अलग अलग टाइप के आर्टिकल्स पढ़ना, एक्टिव यूजेज, फिर उसको यूज भी कर लेना सेंटेंस में, रिवाइज करना वर्ड्स को, वर्ड्स की एनालिसिस, रूट वर्ड क्या है, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, और फिर उनका एक संबंध अपने साथ, इमोशनल कनेक्शन जोड़ना, पर्सनल कनेक्शन। इन सब से वोकैबुलरी ग्रेजुअली धीरे धीरे चेंज करती है इनटू अ पावरफुल, एक शक्तिशाली एंड कॉन्फिडेंट टूल, आत्मविश्वास से भरा हुआ टूल हमारी भावना को एक्सप्रेस करने के लिए। सो अगर हम 2 लाइन में इसकी समरी रिवाइज कर लें तो है कि वोकैबुलरी मास्टर करना सिर्फ वर्ड्स रटने का काम नहीं है, बल्कि समझकर, कॉन्टेक्स्ट में और डेली यूज के साथ सीखने का प्रोसेस है। इसी लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप को ज्वाइन करके मिल जाएगा अगर आप चाहते हो। ये लेवल 2 की मेंबरशिप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश विद आशा मैम इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लेवल 1 की मेंबरशिप चैनल सपोर्टर्स इसको ज्वाइन कर सकते हो। अभी जाइएगा नहीं, एक बार क्विक वोकैब रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि सिचुएशन या बैकग्राउंड या संदर्भ। आइसोलेशन, स्टैंड अलोन, ये सेम ही है, सेपरेट। यूजेज, किस तरीके से अप्लाई करना है एप्लीकेशन में, हम इसको यूज करते हैं। रेजिलियंट, टफ। परसिवियरेंस, डिटर्मिनेशन, लगातार प्रयास। रिलायबल, रिलाय से बना है,
डिपेंडेबल मतलब कि किसी के ऊपर डिपेंड कर सकते हो, ऑर्गेनिकली स्वाभाविक रूप से, ग्रेजुअली धीरे धीरे, वेरीड अलग अलग, अकाउंटेबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्क्रूटिनी ध्यान से एग्जामिन करना, इम्प्लीमेंटेशन लागू करना, कॉम्प्रिहेंशन समझना, पैसिव होता है जो कि इनएक्टिव है, हेजिटेट झिझकना, टेक द प्लंज ये ईडियम है, प्लंज हिम्मत करके शुरू कर देना, आर्टिक्यूलेट क्लियरली अपने विचारों को एक्सप्रेस करना, ओनरशिप कंट्रोल करना, ओवरवेलमिंग मतलब काफी भारी हो जाए और स्ट्रेसफुल हो जाए, रिवीजन तो आपको पता है, रिव्यू, रेपिटेशन, स्लिप थ्रू द क्रैक्स ये ईडियम है, मतलब कोई चीज जो भूल जाओ आप, इनएविटेबल जो होकर ही रहेगा, फ्लेक्सिबिलिटी होता है अडेप्टेबिलिटी या ईज लचीलापन, रूट्स, प्रीफिक्स, सफिक्स, मूल शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, इन्फर गेस करना, डिपेंडेंस रिलाय करना, डिपेंड करना, निर्भर, मेमोरेबल मेमोरी से बना है, याद रहने वाला, एब्स्ट्रैक्ट जो कि अनक्लियर है, थियोरेटिकल है, काल्पनिक है, इमोशनली एंकर्ड एंकर किया हुआ है किस तरीके से, भावनाओं के साथ जुड़े हुए हो, नॉस्टैल्जिक पुरानी बातों को याद करके इमोशनल हो जाना, इन एसेंस मतलब सार अगर लिया जाए तो, इन शॉर्ट, लॉन्ग गेम ये एक फ्रेज है, धीरे धीरे लंबे समय तक चलने वाली यात्रा, कंसिस्टेंसी लगातार, रेगुलरिटी, कॉन्शियस प्रैक्टिस सजग होकर कॉन्शियस तरीके से फिर अभ्यास करना, माइंडफुल रहकर प्रैक्टिस करना। सो आई होप आज का वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।